हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज टोटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी। वो प्रैक्टिस सेट का जो नाम था दोस्तों वो क्या था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो ये जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3, इसका हमने सिर्फ 50% कराया था। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो हम इसको 2 लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग को भी देखने में इंटरेस्ट मजा नहीं आता है, उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि 1 आवर्स का वीडियो हो जाएगा तो बहुत बोर हो जाता है और इवन हमें भी बोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस लेकर आते और रोज लेकर आते, ताकि आप रोज वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा भी देखोगे। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर लो और अगले दिन बिल्कुल पढ़ाई ना करो तो वो कैसा होता है, वेस्ट होता है। तो बढ़िया ये होता है कि आप रोज 15 मिनट से लेकर हाफ एन आवर का रोज स्टडी करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो, तो वो आपका ना लाइक 10-10 घंटे से ज्यादा बड़ा होता है। ये चीज ध्यान में रखना, और खासकर बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर की भी, जो हमारा आखिरी लेक्चर। और जैसा मैंने बोला कि हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी एक प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर का। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं दोस्तों, जो हमारा चल रहा था टॉपिक प्रैक्टिस सेट ही चल रहा था हमारा, तो हम हेडिंग डाल देंगे जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर क्या था दोस्तों, 5.3। ये हमारा ऑलरेडी चल रहा था प्रैक्टिस सेट जो है 5.3, ये ऑलरेडी हमारा चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करवा लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल हमने आपको सॉल्व करवाए थे। आज रिमेनिंग 4 एग्जांपल्स जो है यानी 5th, 6th, 7th, 8 जो है ये हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है आज के दिन खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते, सबसे पहला आज का सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया, और आपके हाथ में टेक्स्ट बुक अगर रहेगा साथ में, वीडियो देखने के साथ साथ आप टेक्स्ट बुक भी बाजू में रखो, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वहां से आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको बोला है शो दैट 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी डी, और आपको बोला है कि शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या होता है, आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो समझने के लिए। ठीक है, रफ डायग्राम समझ लो, इसी प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। आप सभी ने देखा है हमेशा जब भी हम लोग ने पैरेललोग्राम का कुछ टॉपिक पढ़ा है तो इसी प्रकार होता है। नाम में समझ लो, दे देता हूं जो दिया है हमको ए बी सी डी, ये 4 हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए, और हर एक का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है। ए का जो वैल्यू दिया है उन्होंने वो दिया है -4, -7। ठीक है, -4, -7 ए का वैल्यू दिया है। बी का उन्होंने देके रखा है वैल्यू, जो कि दिया हुआ है -1, 2। ठीक है, अब सामने सामने लिखता हूं ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, बी का कितना दिया है, -1, 2, ये बी का वैल्यू दिया है। फिर सी का वैल्यू दिया है उन्होंने, कितना दिया है 8, 5। सी का वैल्यू 8, 5 दिया हुआ है, एंड लास्ट में डी का भी वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कि है 5, -4। ये इतने वैल्यू हमें दिए हुए हैं। ठीक है, चलो मैंने इतना लिख लिया। ओके, अब ये 4 वैल्यू जो दिए हुए हैं, इससे हम लोग को ये बताना है कि ये जो एबीसीडी है ये क्या है, एक वर्टाइसेस है, किस चीज के, पैरेललोग्राम के। तो यार सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे हर एक लाइन, ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन और ए डी, ये चारों लाइन के स्लोप निकालेंगे, क्योंकि अभी देखो टॉपिक भी स्लोप वाला ही और कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अगेन स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, वी नो द फॉर्मूला। मेनली स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। बेसिक तौर पे हर एक के लिए यही लगता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप, कौन सा निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे, यानी कि स्लोप ए बी। तो स्लोप ए बी कैसे निकालेंगे, y2 - y1, तो ये हो गया y2। देखो अभी तो इतना आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इमेजिनेशन से आप x1 y1 x2 y2 इमेजिन कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा, अगर x1 इधर लिखो, y1 इधर लिखो, x2 y2, ऐसा नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी सकते हो आपकी लाइक भले के लिए, आप पेंसिल से अगर लिखना चाहते हो, जैसे कि आप पेन से सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, आंसर शीट जो होगा आपका, उसमें पेंसिल से जब लिखोगे, सॉरी पेन से जब लिखोगे, तो आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन है, जैसे आप इमेजिनेशन में नहीं जा पाते हो, जैसे मैं कर पाता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपको समझ में आ गया कि ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, तो तुरंत मैं तो फटाफट सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि प्रैक्टिस हो गया है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, या तो आप पेंसिल से इसको x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y1 है, कौन सा y2 है। ठीक है, जैसे मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, y2 - 1, तो ये y2 है, ये y1 होगा, तो 2 - -7, तो 2 - -7 हो गया ऊपर, x2 - x1 नीचे, तो x2 क्या है, -1, फिर माइनस होता है और ये -4। ठीक है,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 माइनस माइनस 7 यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया, और नीचे -1 + 4 कितना हो जाएगा, -1 + 4 इज नथिंग बट 3, तो 9/3 इज 3, यानी कि हमारा पहला स्लोप का आंसर आ गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्लोप ए बी का जो आंसर आया वो कितना आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो स्लोप ए बी इज इक्वल टू 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्लोप ए बी इज इक्वल टू 3, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट अभी निकालोगे तो ए बी निकाल लिया, तो नेक्स्ट क्या होगा, स्लोप बी सी होगा। तो बी सी का निकालूंगा, देखो एक लाइन मैंने निकाल लिया, ए बी जो लाइन है मेरा निकाल लिया, अब बी सी का लाइन निकालूंगा, यानी स्लोप बी सी। स्लोप बीसी कैसे निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, y2 - y1 x2 - x1 फॉर्मूला है। तो इसके लिए y2 क्या हो गया, देखो अब ये बीसी निकाल रहे हैं ना, तो ये दोनों ध्यान में रखो, अब इसको भूल जाओ, ये a जो है इसको भूल जाओ, क्योंकि अभी बीसी निकाल रहा हूं। तो बीसी के लिए ये कोऑर्डिनेट से और ये कोऑर्डिनेट से, यानी ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, यानी कि y2 - y1 कितना होगा, 5 - 2, तो लिख दो सीधा सीधा 5 - 2 अपॉन x2 - x1, x2 ये है माइनस ऑफ -1, यानी कि 8 - -1। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो 5 - 2 इज 3, 8 + 1 इज 9, 3/9 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 1/3 आ जाएगा, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया, तो 1/3 आ गया स्लोप बीसी का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या है, सीडी, तो नेक्स्ट क्या है, सीडी। बीसी हो गया, अब सीडी की बारी। तो सीडी कितना है, यहां पे देखो स्लोप सीडी, तो स्लोप सीडी इज नथिंग बट, देखो यहां पे सी और डी है, तो यहां पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 - y1 क्या हो जाएगा, -4 - 5, तो -4 - 5 अपॉन y2 x2 - x1 नीचे है ना फॉर्मूले में, तो ये x2 है, ये x1 है, यानी 5 - 8, 5 - 8, तो सॉल्व कर लो। -4 - 5 कितना होता है, -9 होता है, अपॉन 5 - 8 -3 होता है, तो -9 अपॉन -3 कितना आएगा, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका 3 आ गया। एंड लास्ट में एक और स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब किसकी बारी है, ए डी, तो ए और ये डी, तो स्लोप एडी निकाल लेंगे, चौथा स्लोप। तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट लेना है और ये कोऑर्डिनेट, यानी x1 y1 x2 y2, समझ में आ रहा है। तो y2 - y1 यानी कि -4 माइनस ऑफ -7, तो -4, देखो यहां पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, -4 माइनस ऑफ -7, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, x2 - x1, तो x2 क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस ऑफ -4, ठीक है, 5 माइनस ऑफ -4, तो 5 माइनस ऑफ -4। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो -4 + 7, -4 + 7 कितना होता है, 3 होता है, अपॉन 5 + 4 कितना होता है, 9, तो 3/9 इज नथिंग बट 1/3। देखो इसका भी आंसर 1/3 आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहां से आपको एक चीज क्या समझा, आपने चारों स्लोप निकाल लिया, अब चारों को ऑब्जर्व करोगे, देखो ए बी देखो 3 आ रहा है, BC 1/3 आ रहा है, CD 3 आ रहा है, AD 1/3 आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि स्लोप AB जो है और स्लोप CD जो है वो सेम आ रहे, और स्लोप BC और AD जो है सेम आ रहे, यानी दो स्लोप 3 आ रहे, दो स्लोप 1/3 आ रहे, तो कौन कौन से सेम आ रहे उसको लिख दो। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप कौन सा है, AB, स्लोप AB जो है वो इक्वल टू है किससे, स्लोप किससे इक्वल है, स्लोप AB इज इक्वल टू स्लोप किससे है, CD से है। यानी कि जब भी ऐसा होता है, और ये मैंने आपको बहुत पहले फॉर्मूला भी पढ़ाया था ये वाला चीज, और आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान में भी होगा कि कभी भी अगर दो स्लोप सेम होते हैं, तो जो लाइन, यानी ये लाइन का स्लोप AB और ये लाइन का स्लोप CD, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे को सेम है, स्लोप सेम होते हैं, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, यानी कि ये AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन जो होगा, लाइन AB हो जाएगा पैरेलल टू लाइन CD। ये इससे एक चीज पता चल गया, ठीक है, इससे एक चीज पता चल गया कि लाइन AB जो है वो क्या है, पैरेलल है CD से। सेम उसी प्रकार अभी दूसरा स्लोप कौन सा है, स्लोप BC, दूसरा स्लोप कौन सा है, स्लोप BC जो है वो इक्वल है किससे, स्लोप AD से, ठीक है, स्लोप AD से सिमिलर है। जैसे AB CD से सिमिलर था, इक्वल था, तो BC और AD सेम थे, तो अगर यहां पे BC और AD जो कि 1/3 है ना, BC 1/3 और AD भी 1/3, तो दोनों ही सेम है। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि जो लाइन होगा BC वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किससे, लाइन AD से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD और ये लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन AD, यानी कि क्या बोला इन्होंने, AB जो है CD से पैरेलल है, तो AB CD से पैरेलल है, ठीक है, और दूसरा बोला कि BC AD से पैरेलल है, तो BC AD से पैरेलल है। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया यहां से कि अपोजिट जो साइड्स आ रहे हैं, अपोजिट जो लाइंस आ रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये जो चारों चीज होगा जिसका नाम है ABCD, वो क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। यहां से एक चीज ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। कैसे पता चला, बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने,
चारों का पहले स्लोप निकाल लिया, फिर देखा कि अपोजिट जो लाइन है, स्लोप मतलब लाइन के स्लोप आते हैं ना, ये AB एक लाइन का स्लोप निकाला हमने 3 आया, वैसे BC का लाइन का स्लोप 1/3 आया, उसी प्रकार चारों का निकाल लिया। तो हमने देखा कि AB और CD का जो लाइन स्लोप जो आ रहा है वो सेम है, इसके लिए ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों का सेम आ रहा है, इसके लिए ये दोनों पैरेलल हो गए। तो जब भी ऐसा होता है कि अपोजिट जो लाइंस होते हैं या फिर साइड बोल लो, वो दोनों जब पैरेलल हो जाते हैं तो समझ जाना कि वो चीज जो है, वो डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हेंस प्रूफ, लास्ट में आप हेंस प्रूफ लिख सकते हो, आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो दिया हुआ था वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? चलते हैं, बहुत ही मजेदार है। ओके, तो चलिए सॉल्व करवाते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हाथ में तो कंट्रोल है ना, वीडियो को आप कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो, हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल भी था, लेकिन किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ईजी भी है, जैसे कि आपने देख भी लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग डाल दिया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड के, आपको क्या निकालना है, के निकालना है। फाइंड के उन्होंने बोल के रखा है, यानी कि के को निकालना है। चलो ठीक है, 2 पॉइंट्स यहां पे उन्होंने देके रखे, के निकालना है, लेकिन 2 पॉइंट्स क्या क्या दिया है उन्होंने, एक दिया है आर का जो कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया हुआ है वो है 1,-1। ठीक है, चलो ये लिख दिया 1,-1 आर का लिख दे रखा है उन्होंने, और एस का कोऑर्डिनेट देके रखा है, एस जो है दोस्तों वो है -2, -2, जो है एस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों हो गया। एंड हमें बोला है एक और चीज कि ये जो आर एस है ना, इसका जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ लाइन आर एस, ये जो लाइन है आर एस नाम का, इसका स्लोप उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है जो कि है -2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, के निकालना है। इजी है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो उन्होंने क्लियर कट खुद ही बोल दिया कि आरएस का जो लाइन ऑफ स्लोप है वो हमें दिया हुआ है, तो वी नो दैट द स्लोप ऑफ फॉर्मूला, तो स्लोप ऑफ लाइन आरएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही है ना। तो वैल्यू डाल देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन आरएस देके रखा है, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे -2 इज इक्वल टू y2 - y1, तो y2 ये है मेरा k, माइनस y1 क्या है मेरे लिए -1, तो k -1 अपॉन x2 - x1, तो x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1, तो -2 -1। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे अगर, क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू k +1 अपॉन -2 -1 कितना होता है, -3 हो जाएगा। अब ये -3 इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 6 इज इक्वल टू k +1 हो गया। तो देयरफॉर हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k कितना हो जाएगा, 6 - 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। k का आंसर कितना आ गया, 5। कितना सिंपली आपने निकाल लिया। देखो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 ही मिनट का काम है देखा जाए तो आपको सिंपली k निकालने पूछा था, तो आपने एक चीज बोल के रखा है कि स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप का फॉर्मूला यूज करो, स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है, डाल दो, इसमें कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा k का। तो k इज इक्वल टू 5 जो आपको पूछा था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं, यानी इसी की मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको दिया जाता है, और आपको बड़ी आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे, अब ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, ये जो किया आपने सेम वही है। आपको बोला है फाइंड के करो, वैल्यू दिया है बीसी का, जो लाइन बीसी है उसका वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 7। तो सेम इसी प्रकार है, 100% सेम है, बस नंबर्स चेंज हुए आपस में और नाम चेंज हुआ, ये आरएस है, वहां पे बीसी है, कुछ फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क फॉर टुडे, तो जरूर से इसको सॉल्व करना, मैं कराने वाला हूं आपके लिए। सीधा चलते हैं आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एंड उसको सॉल्व कराने के बाद हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, और आज के लेक्चर को भी हम लोग फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा अभी तक। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो जरूर से इसको करना दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके हाथ बैठेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना, एक हमारे में कहावत होती है कि हाथ बैठाना पड़ता है, तो हाथ कैसे बैठता है दोस्तों, जब आप उसको हाथ में लोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना हो सके अपने हाथों से लिखोगे, तो आपका ब्रेन जो है उसको एनालाइज करेगा, क्योंकि हम जो चीज हाथों से लिखते हैं वो ज्यादा याद रहता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट लर्निंग। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, our last example for today and also the last example of this practice set and this chapter। तो यहां पे अगेन क्वेश्चन ये है फाइंड के, यानी कि फिर से आपको के निकालना है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। तो के आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको बोला है कि जो मेरा PQ का जो लाइन है वो पैरेलल है RS से, तो PQ इज पैरेलल टू RS, और इसमें PQRS का कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलो PQRS के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख देता हूं। तो P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उन्होंने, वो दिया है P का 2,4। ठीक है, उसके बाद Q का दिया हुआ है उन्होंने, Q का दिया हुआ है
3,6, ठीक है चलो 3,6। उसके बाद आर का दिया हुआ है उन्होंने, आर का दिया हुआ है 3,1 और लास्ट में एस का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उन्होंने वो दिया है 5,k, यहां पे k है 5,k, यहां पे अननोन है। ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है अब देखो यहां पे क्या है मालूम है क्या, ये पी क्यू आर एस समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो कभी भी याद रखना कि कभी भी कोई लाइन अगर है, लाइन पी क्यू जब पैरेलल है लाइन आर एस से, तो ये कब होता है, कोई भी लाइन आपस में पैरेलल कब होता है, जब उस दोनों के स्लोप सेम होते हैं। अभी अभी मैंने कराया था कुछ एग्जांपल इसके पहले का, तो उसमें ऐसा दिया था कि जब लाइन सेम हो गए यानी इक्वल हो गए, जो उसका स्लोप था वो सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। तो उसका उल्टा भी तो ले सकते हैं कि जब लाइन पैरेलल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप होगा पी क्यू का वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ आर एस। इतना समझ में आया दोस्तों, तो स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप आर एस होगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, यहां तक मान लेता हूं। एंड उसके बाद हम लोग को जो नॉर्मल चीज दिया हुआ है पी क्यू और आर एस है ना इसमें, तो स्लोप पी क्यू और स्लोप आर एस हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो स्लोप पी क्यू निकालता हूं सबसे पहले, स्लोप पी क्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है क्या है y2, देखो यहां पे ये पी क्यू यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है पी क्यू का ही चाहिए हम लोग को, यानी कि 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है तो हमारा आंसर आ गया स्लोप पी क्यू का, स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना होता है 2, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप पी क्यू का आंसर कितना आया 2 आया। ठीक है चलो अब अगला स्लोप किसका है, स्लोप पी क्यू कहां गया, हाँ स्लोप पी क्यू निकाल दिया। अब अगला है लाइन आर एस यानी स्लोप आर एस निकालना है। तो स्लोप आर एस का भी सेम फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है अब ये केस में आप देखोगे तो मेरा आर एस निकाल रहे हो तो ये दोनों को कंसीडर करो, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये दोनों को देख रहे हो। ठीक है ना अब यहां पे मेरा y2 क्या है k माइनस 1, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा k माइनस 1 और नीचे x2 माइनस x1 है यानी कि 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3। ठीक है अब स्लोप आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप आर एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक है समझ में आया, यानी कि एक स्लोप इधर आया स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू 2 आया और दूसरा जो आया स्लोप आर एस इज इक्वल टू k माइनस 1। स्लोप आर एस कितना आया k माइनस 1 अपॉन 2। अब मुझे एक चीज पता है स्लोप पी क्यू और आर एस दोनों सेम है, यानी ये और ये दोनों सेम है, इक्वल है, सेम नहीं है सॉरी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप आर एस, यानी कि स्लोप पी क्यू का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू यानी कि k माइनस 1 अपॉन 2। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये क्या है स्लोप पी क्यू का वैल्यू है, तो ये और ये स्लोप आर एस का वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ये इक्वल टू ये। ठीक है तो अभी ये 2 इधर चले जाएगा यानी कि k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो k का आंसर कितना आया, यहां पे भी 5 आया। ठीक है समझ में आ रहा है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यहां पे होता है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे खत्म। क्लियर है, तो इसका भी आंसर आ गया k इज इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बस हमने क्या किया है स्लोप ये हमें एक दिया हुआ था, देखो कुछ चीज जब दिया होता है गिवन में तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो इट इज ऑल अबाउट जस्ट आपको लेके सॉल्व करना है, जो एज यूजुअल मेथड है। आपने स्लोप इक्वल ये चीज बता दिया, दोनों का स्लोप निकाल लिया, दोनों को इक्वल बता के सॉल्व किया, तो आंसर आ गया k इज इक्वल टू 5। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 ये होता है समाप्त दोस्तों। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 ये भी होता है टोटल 100% कंप्लीट। ठीक है तो बस आपको अगला लेक्चर का इंतजार करना है, जल्द ही जल्द हम लोग क्या करेंगे अगला लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें आपके लिए जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6। ठीक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत लाइक इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस आपको बने रहना है हमारे साथ। और ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को, फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ईजी तरीके से हम समझा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपके फ्रेंड्स लोग को भी ये सब चीज पसंद आएगा, तो जरूर से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।